गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारे नए टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन बनाते हैं। हमारा जो टेस्ट फॉर्म नंबर है वो हमारे पास है 025842। ये हमारे पास CGL एग्जाम की टेस्ट सीरीज है जिसमें मैथ्स के टोटल 25 क्वेश्चंस आते हैं। तो हम इन 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करते हैं आज के पेपर को स्टार्ट आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। फाइंड द HCF ऑफ 2 की पावर 315 माइनस 1 एंड 2 की पावर 25 माइनस 1। हमें इसका HCF निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो 315 है और 25 है इन दोनों का HCF निकालना पड़ेगा। इन दोनों का HCF क्या आया 5। 315 और 25 का HCF 5 आया तो हमारे पास इस टर्म का 2 की पावर 315 माइनस में 1 और 2 की पावर 25 माइनस 1, इन दोनों का जो HCF होगा वो क्या होगा 2 की पावर 5 माइनस 1। 2 की पावर 5 32 माइनस 1 तो क्या आ जाएगा 31। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारे पास इसका सही आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। Two positive number differ by 3951. When larger number is divided by the smaller number, the quotient is 12 and the remainder is 13. Then the sum of digits of larger number is. दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3951 है। एक नंबर A माना, दूसरा नंबर B माना। A और B का डिफरेंस 3951 ये हमें दे रखा है। जब बड़ी संख्या को बड़ा नंबर A लिया, छोटा नंबर B लिया, जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से डिवाइड किया जाता है तो भागफल हमारे पास क्या आता है 12 और शेषफल क्या आ जाता है 30। तो बड़ी संख्या के अंकों का योग बताना है कि क्या होगा, तो यहां से A की वैल्यू क्या आ जाएगी 12B प्लस 13। A की वैल्यू क्या आई 12B प्लस 13। तो A की जगह यहां पर अगर रख दें 12B प्लस 13 माइनस B बराबर 3951, तो 11B बराबर 13 इधर जाती माइनस का 3938। तो B की वैल्यू 3938 अपॉन में 11। 11 का भाग गया 3 बार, 33 बच गया 63, फिर चला जाएगा 5 बार, फिर चला जाएगा 8 बार। B की वैल्यू क्या आ गई 358। तो A माइनस B बराबर था 3951, तो A बराबर 3951 प्लस 358, तो क्या आ जाएगा 9, 5 और 5 10, कैरी आ जाएगी 1, 9 और 1 10 और 3 13, 4309। अब हमें इसके अंकों का योग चाहिए, तो 4 प्लस 3 प्लस 0 प्लस 9, तो क्या आ जाएगा 16। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स अप टू 100 इज। 100 तक के सभी भाज्य और अभाज्य संख्याओं का औसत बताना है कि क्या होगा। तो भाज्य अभाज्य अपन स्टार्ट कहां से करेंगे 2 से, 2 3 4 5 ऐसे 100 तक। हमें इन सबका एवरेज बताना है। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस L बाय 2। पहला नंबर 2, लास्ट नंबर 100 बटा में 2, तो 102 बटा 2, तो क्या आ जाएगा 51। तो हमारे पास इनका एवरेज क्या आ जाएगा 51। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्योंकि हमें क्या करना है भाज्य और अभाज्य संख्या लेनी है, तो 0 और 1 ना तो प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है, तो हम स्टार्ट कहाँ से करें 2 से। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। Even after a discount of Q% on the mark price, a tender gain by P%. What is the markup percentage over the cost price? कह रहे हैं अंकित मूल्य पर Q% का डिस्काउंट देने के बाद भी एक दुकानदार P% का लाभ अर्जित करता है, तो बताओ वह अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित है। मान लिया कोस्ट प्राइस है X रुपए, प्रॉफिट हुआ P% का, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा X प्लस X का P%।
तो सेलिंग प्राइस यहाँ से अगर अपन x कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा 100 प्लस पी अपॉन 100, ये हमारे पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा। x कॉमन ले लिया और 100 का हमने एलसीएम ले लिया, तो x इंटू 100 प्लस पी अपॉन 100। अब हमें एमआरपी मान लेते हैं y रुपये, इस पर डिस्काउंट हम दे रहे Q% का। तो यहां से अगर हम सेलिंग प्राइस निकालें तो क्या आ जाएगा MRP माइनस MRP का Q%, ये सेलिंग प्राइस आ जाएगा। Y अगर कॉमन ले लेंगे तो 100 माइनस Q अपॉन 100, ये दोनों सेलिंग प्राइस है, दोनों को इक्वल रख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा x इंटू 100 प्लस पी अपॉन 100 बराबर y इंटू 100 माइनस क्यू अपॉन 100। तो 100 से 100 कट गया, तो x की वैल्यू क्या आई y इंटू 100 माइनस क्यू अपॉन 100 प्लस p, ये हमारे पास उसका क्या गया कॉस्ट प्राइस। अब हमें क्या बताना है, क्रय मूल्य जो अंकित मूल्य है क्रय मूल्य से कितने % अधिक है। तो ये हम कैसे निकालेंगे, MRP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100%, इस तरह से हमारे पास आएगा। तो MRP हमारे पास कितना है Y माइनस कॉस्ट प्राइस X हमारे पास कितना है Y इंटू 100 माइनस Q अपॉन में 100 प्लस P अपॉन में Y कॉस्ट प्राइस, MRP अपॉन में कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या है, ये रहा Y इंटू 100 माइनस Q अपॉन में 100 प्लस P इंटू में 100%। तो Y तो कॉमन आकर कट जाएगा, एलसीएम जब लेंगे तो 100 प्लस P से 100 प्लस P भी कट जाएगा। टर्म क्या आएगी 100 प्लस P माइनस 100 प्लस Q अपॉन के अंदर 100 माइनस Q इंटू 100%। तो 100 से 100 भी कट जाएगा, तो P प्लस Q अपॉन 100 माइनस Q इंटू 100। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी हमारे पास इसका सही आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। Find the radius of inscribed circle if the diameter of the exterior circle is d unit। बाह्य वृत्त की जो हम लोगों को डायमीटर दे रखा है वो d इकाई, तो हमें अंतर्वृत्त की त्रिज्या बतानी है कि क्या होगी। चलिए कोशिश करते हैं। अगर मैं इनर वाले सर्किल सबकी रेडियस r मान लूँ और इन सबके सेंटर्स को आपस में मिला दूँ तो ये r प्लस r क्या भुजा 2r बन जाएगी। 2r भुजा का स्क्वायर बनेगा, तो अंदर वाली जो भुजा बनेगी, अंदर वाला इसका विकर्ण बनेगा, ये क्या 2r का √2 गुना होगा। डायमीटर मेरे पास जो होगा वो 2r का √2 गुना, ये मेरे पास यहाँ तक की दूरी r होगी, ये दूरी भी r होगी। तो मेरे पास यहाँ से पूरा जो d होगा, d की वैल्यू क्या r प्लस 2√2r प्लस r होगी। ये पूरा क्या होगा बड़े वाले सर्किल का डायमीटर। तो यहाँ से मेरे को r की वैल्यू चाहिए, तो अब अपन यहाँ से क्या करें, d बराबर 2r प्लस 2√2r, 2r अगर कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा 1 प्लस √2। तो d बराबर ये आया, तो r बराबर d अपॉन में 2 इंटू √2 प्लस 1, r बराबर d अपॉन 2 इंटू √2 प्लस 1। इसका अगर अपन रेशनलाइजेशन कर दें, √2 माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो r बराबर d इंटू √2 माइनस 1 अपॉन में 2 इंटू 2 माइनस 1। इसको लिखो चाहे नहीं लिखो, तो r बराबर d इंटू √2 माइनस 1 अपॉन 2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। x प्लस 1 अपॉन x प्लस 3 इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 3 की पावर 5 प्लस 1 अपॉन x प्लस 3 की पावर 5।
अब x प्लस 1/x+3 बराबर अगर 1 है, अगर मैं दोनों साइड 3 ऐड कर दूं तो x प्लस 3 प्लस 1/x+3, 1 प्लस 3 क्या 4 बन जाएगा। अब मुझे जो फाइंड करना है x प्लस 3 की पावर 5 प्लस 1/x+3 की पावर 5, इसका मान क्या होगा? इसका मान होगा x प्लस 3 प्लस 1/x+3 का होल क्यूब इंटू के अंदर x प्लस 3 होल क्यूब नहीं लिख सकते अपन, इसको लिख सकते हैं x प्लस 3 का क्यूब प्लस 1/x+3 का क्यूब इंटू x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1/x+3 का स्क्वायर माइनस में x प्लस 3 प्लस 1/x+3, ऐसा हम लिख सकते हैं। हमें पूरी वैल्यू सोल्व करनी पड़ेगी। अब ये अगर हमें पता है कि ये 4 है, तो यहाँ से x प्लस 3 का क्यूब प्लस 1/x+3 का क्यूब, इसकी वैल्यू क्या होगी? x प्लस 3 प्लस 1/x+3 का होल क्यूब माइनस में 3 x प्लस 3 प्लस 1/x+3। तो क्या लिखेंगे? 4 का क्यूब 64 माइनस में 3 गुना 4, 64 माइनस 12 52। अब इससे अगर मैं स्क्वायर कर लूं तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1/x+3 का होल स्क्वायर बराबर 16 माइनस 2 14, ये हमारे पास आ गया। तो अब हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है वो क्या होगी? 52 इंटू 14 माइनस में क्या होगी? 4। तो 52 को अगर अपन 14 से मल्टीप्लाई करें 520 720 728 माइनस में 4 724, तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। आप चाहो तो x प्लस 3 वाली टर्म को y भी लिख सकते थे, तो थोड़ा सा लिखने में शॉर्ट टर्म बन जाती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 57 की ओर। रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट 3, -4 इन द ओरिजिनल विल बी। हमारे पास पॉइंट है 3, -4, तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -4, ये पॉइंट है। इसका रिफ्लेक्शन जब बनेगा तो बिल्कुल यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट की जगह ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, तो x तो हो जाएगा नेगेटिव और y क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो -3, +4, ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा। बिंदु 3, -4 का मूल बिंदु के सापेक्ष प्रतिबिंब क्या होगा? तो ऑप्शन डी हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं 58। The radius of a circle is 20 centimeter. What will be the radius of 3 concentric circle drawn in such a manner that the whole area is divided into 4 equal part? हमारे पास हमने क्या करा, इस तरह से 3 सेकेंडरी वृत्त खींचे, चौथा एक सर्किल खुद हो गया, जो इस सर्किल के एरिया को क्या करे? 4 बराबर भागों में बांट दें। सेकेंडरी वृत्त है सारे, इसकी रेडियस R1, इसकी रेडियस R2, इसकी रेडियस R3 और इसकी रेडियस R4, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये इसके एरिया को 4 बराबर भागों में बांटते हैं। तो यहां से अगर मैं बात करूं एरिया, अगर इन सब सर्किल्स की बात करूं तो पहले वाले का πr1², दूसरे का πr2², तीसरे का πr3², चौथे का πr4²। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो r1² रेशियो में r2², रेशियो में r3², रेशियो में r4²। तो एक, दूसरे का पूरे का 2, 3 और 4। तो इनकी रेडियस का अगर रेशियो निकालें तो इन सब का रूट कर दें, तो √1 का मतलब 1, √2, √3 और 2। सबसे बड़े वाले की रेडियस कितनी है? 20 सेंटीमीटर।
तो 2 की वैल्यू 20 सेंटीमीटर, तो 1 की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, √2 की वैल्यू 10 √2 सेंटीमीटर, √3 की वैल्यू 10 √3 सेंटीमीटर। तो हमारे पास इनकी जो रेडियस आएंगी वो क्या आएंगी, 10 10 √2 और 10 √3, और बड़े वाले की खुद की क्या जाएगी 20। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, क्वेश्चन नंबर 59। The base of a right pyramid is an equilateral triangle if side is 10 √3 centimeter. If the total surface area of the pyramid is 270 √3 square centimeter, then its height is। हमें इसकी हाइट बतानी। लंब पिरामिड का आधार जो है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी भुजा है 10 √3 सेंटीमीटर, और पिरामिड का टोटल सरफेस एरिया में दे रखा है 270 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, इसकी हाइट बतानी कि कितनी होगी। अब देखो हमारे पास पिरामिड का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, पिरामिड का टोटल सरफेस एरिया निकाले तो सबसे पहले लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, 1/2 बेस का पेरीमीटर इनटू में स्लांट हाइट प्लस बेस का एरिया √3/4 a²। ये टोटल सरफेस एरिया होगा। तो 1/2 3a, इसका मैं 3 गुना करूंगा तो 3 × 10 × √3, ऐसा हमें नहीं पता, √3/4 × 10 √3 का स्क्वायर बराबर क्या आएगा 270 √3। अब यहाँ से 2 से अपन इसको काट सकते हैं 5 बार, 5 दिए 15 √3s प्लस यहाँ से क्या आएगा √3/4, 10 का स्क्वायर 100, √3 का स्क्वायर 3, तो क्या आ जाएगा 300 √3 अपॉन में 4, 3 से चला जाएगा 75 बार। तो 75 √3 उधर जाते ही माइनस का 15 √3 × s बराबर 195 √3, √3 से √3 कट गया, तो s की वैल्यू 195 अपॉन 15, तो क्या आ जाएगा s की वैल्यू 13 सेंटीमीटर। तो हमारे पास इस पिरामिड की स्लांट हाइट क्या आ गई 13। अब हमें इसकी स्लांट हाइट नहीं बतानी, इसकी हाइट बतानी। तो हम लोगों के पास अगर बेस इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हमें कह रहा है आधार एक समबाहु त्रिभुज है, तो हमारे पास एस एच और ए के रिलेशन का एक फॉर्मूला होता है, h² बराबर a²/12 प्लस h², 13 का स्क्वायर 169, a²/12, तो मेरे पास 10 √3 का स्क्वायर करूंगा तो क्या जाएगा 300/12 प्लस h², तो 12 से गया 25 बार, 169 माइनस 25 144 बराबर h², तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी 12, तो हाइट क्या आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा। और आप चाहेंगे तो देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल की बेस की अगर मैं भुजा देखूं तो उसके 2 बराबर टुकड़े कर दो तो ये 5 √3 हो जाएगी, 10 √3 तो ये 5 √3। यहाँ पर मेरे पास ये वाली दूरी निकालनी है और ये मेरे पास इसकी स्लांट हाइट जो इस पर लंब डालेंगे तो ये दूरी निकालनी है, तो उसके लिए हम लोगों ने ये फॉर्मूला याद कर रखा है, s² बराबर a²/12 प्लस h²। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। Length of a rectangle is increased by 30% and breadth is increased by 30%. What will the ratio between square root of the old area to new area? लंबाई को हमने 30% बढ़ाया, मतलब 3/10 बढ़ा दिया। चौड़ाई को भी हमने 30% बढ़ाया, मतलब 3/10 बढ़ा दिया। तो लंबाई अगर ओरिजिनलिटी में 10 थी तो अब कितनी होगी 13, चौड़ाई भी अगर ओरिजिनलिटी में 10 थी तो अब कितनी होगी 13। तो एरिया ओरिजिनलिटी में L इंटू बी, 10 का स्क्वायर कितना था 100, अब 13 का स्क्वायर 169। तो अगर अपन इसका वर्गमूल कर दें तो √100 रेशो में √169, तो क्या आ जाएगा 10/13। तो इनके एरिया के वर्गमूल का रेशो क्या आया 10:13, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 61। The sum of the square of 3 consecutive numbers
इज 2030, देन व्हाट इज द मिडल नंबर। कह रहे 3 क्रमिक पूर्णांकों का वर्गों का योग है 2030, तो हमें बीच का पूर्णांक बताना है। मान लिया कि वो नंबर्स जो थे वो x - 1, x और x + 1 थे, तो क्या होगा x - 1 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x + 1 का स्क्वायर बराबर क्या आएगा 2030। अब x - 1 का स्क्वायर प्लस x + 1 का स्क्वायर a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर क्या होता है 2 × a² + b² प्लस x स्क्वायर बराबर 2030। तो 3x², 2 उधर जाते ही माइनस का 2028। 3 का भाग देते अगर 6 × 18, 2 22, 7 × 21, 676। 676 किसका स्क्वायर हुआ 26 का, तो x की वैल्यू 26। तो बीच वाला पूर्णांक ही बताना है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा बी, बीच वाला पूर्णांक 26, पहले वाला 25 और उसके बाद वाला 27। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 62 नंबर। A man sell an article at the gain of 15%. If he had bought it at 10% less and sold it for ₹4 less, he would have gained 25%. Find the cost price. एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है, कोस्ट प्राइस अगर 100 माने 15% प्रॉफिट पर बेचता है, तो सेलिंग प्राइस क्या हुआ 115। अब कह रहे यदि इसे 10% कम में खरीदता तो कितने में खरीदता 90 में, 4 रुपये कम में बेचता तो 25% का लाभ होता, 90 का 25% 22.5, तो सेलिंग प्राइस कितना आता है 112.5। पहले से हमें कितना कम मिल रहा है 2.5, हम कह रहे हैं 2.5 कम मिल रहा है, वो क्या कह रहा है कितने रुपए कम लेते हैं 4 रुपये, तो 2.5 की वैल्यू 4 रुपीज, हमें कॉस्ट प्राइस बताना है तो 100 की वैल्यू चाहिए, 4/2.5 × 100, पॉइंट हटाया 0 ऊपर, 25 से क्या 4 बार, 40 × 4 160 रुपये, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या था 160 रुपये। ये हमारा आंसर आ गया ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 63। A does half as much work as B in 1/12 of the time. If together they take 10 days to complete the work, how much time shall B take to do it alone? B किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/12 समय में A आधा काम करता है। तो अगर हम मान लें कि B पूरा एक काम करता है 12 डेज में, तो A आधा काम करेगा 1/12 समय में, इसका मतलब T डेज में, तो A पूरा काम करेगा 2T डेज में, B पूरा काम करता है 12T डेज में, तो इनके टाइम का रेशो क्या 1:6, तो एफिशिएंसी का रेशो 6:1, दोनों की टोटल एफिशिएंसी 7, दोनों की एफिशिएंसी 7, दोनों मिलकर इसे कितने दिन में कर देते हैं 10 दिन में। एफिशिएंसी का टोटल 7 टाइम 10 दिन, तो टोटल वर्क 70। यही काम अब हमें किससे कराना है B से, तो 20 काम को करेगा 70/1 70 डेज में, तो B अकेला इस काम को कितने समय में पूरा कर देगा 70 दिन में। ऑप्शन ए हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 64। P and Q are 27 km away. Two trains with speed of 24 and 18 km/h respectively start from P and Q and travel in the same direction. They meet at the point R beyond Q. Distance of QR. दो पॉइंट है P और Q, इनके बीच की दूरी है 27 किलोमीटर। एक ट्रेन यहाँ से चलती है 24 km/h की स्पीड से, एक ट्रेन Q से चलती है 18 km/h की स्पीड से, दोनों सेम डायरेक्शन में चलते हैं और किसी बिंदु R पर मिलते हैं, तो हमें QR के बीच की दूरी बतानी है कि क्या होगी। मिलने का टाइम होता है रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, दोनों के बीच में दूरी 27 किलोमीटर, रिलेटिव स्पीड दोनों की सेम डायरेक्शन में, दोनों की स्पीड का डिफरेंस 6, तो 27/6 या 9/2 घंटे। दोनों कितने समय बाद मिलेंगे 9/2 आवर्स बाद। अब 9/2 आवर्स बाद मिलेंगे, किसी पॉइंट R पर मिलेंगे,
तो Q और R के बीच की डिस्टेंस बतानी। स्पीड हमें पता है 18 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड 18, टाइम कितना है 9/2 घंटे। तो डिस्टेंस क्या होगी, स्पीड इंटू टाइम, 18 गुना 9/2, तो 2 से चला गया 9 बार 9 इंटू 9 81 किलोमीटर। तो क्या आ जाएगा, Q से कितनी आगे मिलेंगे 81 किलोमीटर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ से निकालते तो 24 को 9/2 से मल्टीप्लाई करते, लेकिन 27 किलोमीटर हमें घटाना पड़ता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। A amount is invested in a bank at compound rate of interest. The total amount including interest after first and third year is 1 to 100, 1200 और 1587 रुपये। What is the rate of interest? 1 साल और 3 साल की जो अमाउंट है वो हमें दे रखी है 1200 और 1587। अगर हम इसको काटें, रेशो निकालें, 3 से क्या 400 बार, 3 से क्या 529 बार, 400 किसका स्क्वायर 20 का, 529 किसका स्क्वायर 23 का, पावर दिखा रही है टाइम के डिफरेंस को 2 साल को, तो हमारे पास रेशो कितना आएगा 20:23। 20 रुपये अगर 23 रुपये बन गए तो ब्याज मिला 3 रुपये कितने पर, 20 पर, परसेंटेज में चाहिए इंटू करा 100% से, तो क्या जाएगा 5 दिए 15%। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, चक्रवर्ती ब्याज की दर 15%। यहाँ हमने इसको क्या करा, रेशियो के कंसेप्ट से कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 66। ये हमारे पास एक पूर्णांक है, तो हमें x का न्यूनतम मान बताना है। 5/12 प्लस 17/16 प्लस x। तो अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लूँ तो क्या आ जाएगा 48, ये क्या बनेगा 20, ये क्या बनेगा 51 प्लस x। तो क्या बनेगा 71/48 प्लस x। अब ये 71/48 है, अगर ये 48 बटा में होता और ऊपर क्या होता 96, तो मेरे पास क्या ये एक पूर्णांक बन जाता, क्योंकि 96/48 2 बनता। तो x की वैल्यू 96/48 माइनस 71/48, तो 48 आ गया। यहाँ से क्या आ जाएगा 25, तो 25/48 ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। वाटर इज फ्लोइंग फ्रॉम ए पाइप of 5 mm diameter at the rate of 10 meter per minute. How much time is needed to fill a conical container of the base diameter 40 cm and depth 24 cm? हमारे पास 40 सेंटीमीटर आधार व्यास और 24 सेंटीमीटर गहराई वाला एक शंकुनुमा कंटेनर है। इसको पाइप से भरने में हमें बताना है कि कितना समय लगेगा। तो इसमें भरे गए पानी का वॉल्यूम मतलब कंटेनर में भरे गए पानी का वॉल्यूम पाइप से निकले पानी के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो शंकु का वॉल्यूम क्या होगा 1/3 पाई r²h, रेडियस 20, हाइट कितनी 24, इतना वॉल्यूम हमें भरना है। पाइप है बेलनाकार, इसका व्यास हमें दे रखा है 5 मिलीमीटर, डायमीटर है 5 मिलीमीटर, सेंटीमीटर में बदले तो 5/10 सेंटीमीटर या 1/2 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या आ जाएगी 1/4 सेंटीमीटर। तो बेलन है तो पाई r² इंटू में h। पानी प्रवाह की दर दे रखी है 10 मीटर पर मिनट। मीटर को सेंटीमीटर में बदलो तो गुना करो, 10 गुना 100 सेंटीमीटर पर मिनट। मान लिया टाइम लगा 3 मिनट। ये दोनों क्या होंगे आपस में इक्वल। इसको सोल्व कर ले। पाई से पाई गया, 3 से गया 8 बार, 2 0 से 2 0 कैंसिल। तो t की वैल्यू निकालें 2 गुना 2 गुना 8 गुना में 4 गुना 4 बटा में 10, ये हम लिख सकते हैं इतने मिनट। तो क्या आ जाएगा 4 चौक 16, 8 दूनी 16,
16 का स्क्वायर 256 इंटू 2 512/10 मिनट। तो क्या आएगा 51 सही 2/10 मिनट, ये 51 मिनट। 2/10 मिनट को सेकंड में बदले तो गुना कर दे 60 से, तो क्या आ जाएगा 51 मिनट 12 सेकेंड। 51 मिनट 12 सेकेंड, ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। 51 मिनट 12 सेकेंड। तो देखिए यहां पर हमारे पास क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये, सिलेंडर का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू बेलन का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर। अब आर इसको स्मॉल लिख लेते हैं इंटू एच, बस दोनों को बराबर रखा, अपना आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68 देखो डीआई का क्वेश्चन है। स्टडी द फ्लोइंग बार ग्राफ विच शोज द नंबर ऑफ टीचर क्लर्क एंड ऑफिसर ऑफ ए सर्टेन पीरियड ऑफ 5 ईयर। 5 सालों में हमें टीचर क्लर्क और ऑफिसरों की संख्या दिखा रखी है। हमें बताना क्या है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ टीचर एंड ऑफिसर्स, शिक्षकों और अधिकारियों की कुल संख्या। तो टीचर है पहले 360, ऑफिसर 540, टीचर 450, ऑफिसर 500, टीचर 350, ऑफिसर 280, टीचर 240, ऑफिसर 460, टीचर 420, ऑफिसर 290। इन सब का टोटल करें, 16 और 4 20 और 2 22, कैरी आ गई 2 5 और 4 9 12, 14 और 4 18, 0 8 4 12 16, 8 4 12, 12 और 6 18 और 9 27, कैरी आ गई 2 10 12 14 18 और 20। तो 1820 तो टीचर है, 2070 ऑफिसर है, तो टोटल कितने हो गए 3890। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 एसीडीआई का क्वेश्चन है। कौन सा वर्ष कर्मचारियों की अधिकतम संख्या को दर्शाता है? 2004, 5, 6 और 8, इन चारों को चेक करना। अब देखो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ मुझे यहाँ पर लग रहे हैं 2005 में, क्योंकि सब लगभग 500 के आसपास है। यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है, तो ऑप्शन 2005 ये हमारा आंसर आ गया। आप इसको ग्राफ को देखकर ही जस्ट एनालाइज कर सकते हो, नहीं तो सबका टोटल निकालो चारों सालों का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। कौन सा वर्ष कर्मचारियों की संख्या में प्रत्येक वर्ग में कमी दर्शाता है? प्रत्येक वर्ग में कमी 360 से 450 हुए नहीं, 450 से 350 कमी, 520 से 480, 500 से 280। तो कौन सा वर्ष 2005 से 2006 में, तो कौन सा वर्ष प्रत्येक वर्ष में कमी दिखाता है प्रत्येक वर्ग में? 2006, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। The average of 12 number is 42. The average of the last 5 number is 40. That of the first 4 number is 44. 6 number is 6 less than 5th and 5 less than 7th number. Then the average of 5th and 7th number. 12 नंबर से जिनका एवरेज है 42, तो टोटल कितना हुआ? 420 और 84, 504। अंतिम 5 संख्याओं का औसत 40, 5 नंबर का एवरेज 40, तो टोटल 20, 200। पहली 4 संख्याओं का औसत 44, तो टोटल कितना हुआ? 176। अब ये 9 नंबर्स हो गए, इनका टोटल हुआ 376, तो बचे हुए 3 नंबर्स का टोटल 504 में से 376 घटाते तो 129, ये हमारे पास आ जाएगा। अब हमें कह रहा है छठी संख्या 5वीं संख्या से 6 कम है, 5th नंबर, 6th नंबर और 7th नंबर। छठी संख्या 5वीं संख्या से 6 कम है। छठी संख्या अगर x मानो तो 5वीं संख्या क्या होगी? x प्लस 6,
और सातवीं संख्या से छठी संख्या 5 कम है, तो ये क्या होगी x प्लस 5। तो इन सब का टोटल 3x प्लस 11, 3x प्लस 11 बराबर 129, तो 3x बराबर 118, तो x बराबर 3 3 9 28, 3 3 9 बच गया, 2 28, नहीं कहीं ना कहीं हमने गड़बड़ कर दी। 12 नंबर्स का एवरेज 42, तो टोटल कितना आ गया 420 और 84, 504। अंतिम 5 संख्याओं का औसत 40, टोटल 200। पहली 4 संख्याओं का औसत 44, तो टोटल 176, 376। 504 में से अगर 376 गई, 14 में से 6 गई 8, ये आ गया 128। 128 आया, तो यहाँ से 128 अगर लिखूं तो यह आ जाएगा 117, तो ये क्या आ जाएगा x की वैल्यू 39, x की वैल्यू 39, तो 39 प्लस x 45, ये 44 और ये 39। हमें सातवीं, पाँचवीं और सातवीं का औसत बताना है, तो क्या होगा 45 प्लस 44 बाय 2, तो 44.5, ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। चलिए, ये हमने 128 आया था, वो हमने गलती से 129 लिख दिया था, तो हमारा सही आंसर आ गया 44.5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 72। When the price of an item was reduced by 20%, then the sale increased by X%. If there is an increase of 60% in the reception of the revenue, then what is the value of X? हमें कह रहे हैं हमने उसका प्राइस जो है वो 20% से कम कर दिया, तो जो सेल है वो X% से बढ़ गई, और जो हमारा रिवेन्यू है वो 60% से बढ़ गया। तो पहले अगर हमें 100 रुपये मिलते थे, अब प्राइस 20% कम करा तो कितने मिलेंगे 80, लेकिन अब मिल कितने रहे 160, 80 से 160 हो गया, इसका मतलब कितने बढ़े 80, किससे 80 से परसेंटेज में चाहिए इंटू करा 100% से, तो मतलब सेल कितनी बढ़ गई 100%। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा सी। तो सेल में कितने परसेंट की वृद्धि हुई 100% की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। The price of two articles in the ratio 4:5. If the price of first article is increased by X% and that of second decreased by 30%, then the new price of A and B will be in the ratio 10:7. Then what is the value of X? दो वस्तुओं के मूल्य थे 4:5 में, पहले को हमने X% से बढ़ा दिया, दूसरे को 30% कम करा, तो इनका रेशो क्या हो गया 10:7। तो हमें X का मान बताना है। 4:5 में मैंने मान लिया 40 और 50, इसको X% बढ़ाया तो 40 प्लस 40 का X%, 50 को हमने क्या करा 30% कम करा, मतलब 15 कम कर दिया 35 हो गया, रेशो क्या है 10:7। 7 से क्या 5 बार, 5 का ऊपर गुना करा, 40 प्लस 40 इंटू X/100 बराबर 50, तो 40 इंटू X/100 बराबर 10, 0 से 0 कट गया, तो X की वैल्यू 100/4 25, तो हमने उसकी कीमत कितने परसेंट बढ़ा दी 25%। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। हमें इसकी वैल्यू बतानी है, इसकी सिंप्लीफाई वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। 8/9 ऑफ के अंदर 5 से 1/4, इसको हम क्या 21/4 लिख सकते हैं। डिवाइड के अंदर 2 से 1/3, 7/3, ऑफ में 4, डिवाइड में 8 में 2/3, ऑफ के अंदर 4/5, इसके ऑफ के अंदर 8 गुना में 2/3, डिवाइड में 4/5। चलिए इसको सोल्व करते हैं। 8/9 ऑफ के अंदर इसको सोल्व करूंगा तो 21/4, ये ऑफ सोल्व होगा तो 28/3,
डिवाइड को गुना में बदलूंगा तो 3/28 डिवाइड में 8 डिवाइड में ऑफ को सोल्व करूंगा तो 8/15। तो क्या आएगा 8 गुना में 15/8। ऑफ के अंदर इसको सोल्व करेंगे तो क्या जाएगा 8 गुना 2/3 गुना के अंदर 5/4। तो ये 7 से गया 3 बार, 7 से गया 4 बार। 8/9 ऑफ के अंदर 9/16 डिवाइड के अंदर 15 ऑफ के अंदर 4 से गया 2 बार 20/3। 9 से 9 गया 8/16 1/2 डिवाइड में 3 से गया 5 बार बटा में 100। तो 1/2 गुना में 1/100 तो 1/200। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं 75। कोस स्क्वायर थीटा माइनस में 3 कोस थीटा प्लस 2 बराबर साइन स्क्वायर थीटा। तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। कोस स्क्वायर थीटा माइनस में 3 कोस थीटा प्लस 2 बराबर साइन स्क्वायर थीटा को अगर मैं लिखूं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा तो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस में 3 कोस थीटा प्लस 1 बराबर 0। -3 कैसे दो टुकड़े जिसका टोटल -3 और मल्टीप्लाई प्लस का 2 -2 और -1। तो कोस थीटा की वैल्यू चाहिए तो एक तो दोनों के साइन चेंज करो, एक कोस स्क्वायर थीटा के साथ जो वैल्यू उसका भाग दे दो। तो कोस थीटा या तो 1 या 1/2। थीटा अगर 1 तो मतलब 0 डिग्री और 1/2 तो 60 डिग्री। 0 डिग्री ले नहीं सकते क्योंकि 0 से 90 के बीच में। सो थीटा कितना आया 60 डिग्री। और थीटा 60 डिग्री आया तो मुझे वैल्यू क्या चाहिए 2 कोसेक 60 डिग्री प्लस 4 कोट 60 डिग्री। अब कोसेक 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होती है 2/√3। 4 कोट 60 डिग्री की वैल्यू 1/√3। तो 4/√3 प्लस 4/√3 8/√3 या √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो 8√3/3। तो 8√3/3 ये हमारा आ गया आंसर ऑप्शन ए। तो चलिए हमने क्या करा पेपर के पूरे 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करा। आप इस वीडियो को बड़े अच्छे से देखना। आपको कहीं भी कोई डाउट हो कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके बताना। हम मिलेंगे नए पेपर में नए सोल्यूशन के साथ। तब तक थैंक यू। मैं आपका अपना प्रिंस। पढ़ते रहें।